नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, ज़रूरी नहीं ये क्लास वैसे तो मैं 6 सेमेस्टर के लिए है, लेकिन आप किसी भी सेमेस्टर में हो, ज़रूरी नहीं कि आप 6 सेमेस्टर में हो और आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपका पेपर एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट इस टॉपिक से आपका पेपर आने वाला है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हितकारी होने वाली है, क्योंकि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैं ये पेपर सॉल्व कराऊंगा डिक्टो कॉपी इसी पेपर से छपेंगे, और जो 20% रह गए वह साथ में मैं क्वेश्चन के साथ जो डिस्कस करूँगा उसी से आपका 20% और क्लियर रहेगा। तो यानी कि आप अपने एग्ज़ाम में इस क्लास के बाद बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप एक बार एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले एक बार सिर्फ क्लास देख लीजिए इसको। आप पूरी की पूरा पेपर बहुत अच्छी तरह करके आए हो। ये पेपर फर्स्ट है, एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, और फिर जो दूसरा पेपर है इसके लिए भी मैं क्लास लेकर आऊँगा, जिसका टॉपिक है सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। उसके लिए मैं क्लास लेकर आऊँगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की क्लास इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, युगांतर आश्रम क्या था? तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो चलिए दोस्तों, अब गदर पार्टी की बात आ ही गई है तो हम गदर पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 15 जुलाई 1913 में। कब दोस्तों? 15 जुलाई 1913 में। इसकी स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भागना। सोहन सिंह भागना ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और यही इसके सोहन सिंह भागना ही इसके क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष भी इसके यही बने थे, सोहन सिंह भागना जी। और दोस्तों, ये जो है युगांतर आश्रम की जो गदर पार्टी है, ये 1913 से लेकर 1913 से लेकर 1917 तक सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। वहाँ पर संचालित हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी की पत्रिका हिंदुस्तान गदर का प्रथम अंक किस भाषा में छपा था? तो दोस्तों, अब गदर पार्टी की पत्रिका थी तो उसका जो हिंदुस्तान गदर पत्रिका है वो किस भाषा में छपी थी? दोस्तों, मैं अभी आपको बता चुका हूँ गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, वो 1913 में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, ये पेपर में आने वाले सवाल हैं सारे। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। गदर पार्टी का जो पत्रिका थी हिंदुस्तान गदर, उसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में छपा था। ठीक है दोस्तों, तो इस पत्रिका के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। ये पत्रिका दोस्तों, गदर पार्टी की जो पत्रिका थी हिंदुस्तान गदर, ये उर्दू और पंजाबी दो भाषाओं में निकाली जाती थी। ठीक है दोस्तों, किसमें? उर्दू एवं पंजाबी दो भाषाओं में। ये उर्दू में स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर 1913 को। कब? 1 नवंबर 1913 को। ठीक है दोस्तों, और जब पंजाबी की बात करेंगे तो पंजाबी में थी ये 9 दिसंबर 1913। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना बताएंगे हम 15 जुलाई 1913। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सारे आंसर सही हैं। बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है सही तरीके से। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, लाल कुर्ती का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। किसे? फ्रंटियर गांधी।
ठीक है दोस्तों, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इनका जो दल था उसे लाल कुर्ती दल कहा जाता है, क्योंकि इस दल की जो सभी सदस्य थे वो लाल कलर की शर्ट पहना करते थे, इसलिए इनके दल को लाल कुर्ती दल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इनमें से किस व्यक्ति ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र प्रताप सिंह ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लेकिन इसका आंसर है महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता की महापुजारिन किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीयता की महापुजारिन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा। क्या दोस्तों? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अगला 6वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी? क्वेश्चन नंबर 6 का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय राजनीति की महापुजारिन कहा जाता है। ना क्या कहा जाता है? भारतीय राजनीति की महापुजारिन। उन्होंने 1905 में पेरिस में, कहाँ पर? पेरिस में, 1905 में पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन को किस नाम से पुकारा? भारतीयों ने साइमन कमीशन को किस नाम से पुकारा? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत कमीशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, श्वेत कमीशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? 8वां क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर बताएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको तैयार करने के लिए एक कमेटी बनी थी दोस्तों। क्या बनी थी? कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उस कमेटी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और सप्रू और कुछ अन्य लोग थे जो इसके सदस्य थे। तो इन सभी लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल राज्य स्टैंड स्टिल यथास्थिति समझौते का पक्षकार था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट वाज द पार्टी टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? तो दोस्तों इस 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो ये रियासतें थी उनको अधिकार था कि या तो वो पाकिस्तान में चले जाएं या भारत के साथ रहें, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर था ये कह रहा था कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, जैसा हूँ वैसा कि वैसा रहना चाहता हूँ। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रियासतों के भारत में विलय का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? तो रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? सभी को पता है आपको, ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। दोस्तों इन्होंने 562 रियासतें थी जो उनको भारतीय संघ में मिलाया था। ठीक है दोस्तों, उनको मिलाकर भारतीय संघ बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन पोलो किस रियासत की सैन्य कार्रवाई थी?
ऑपरेशन पोलो आप सभी जानते हैं हैदराबाद से संबंधित है। किनसे? हैदराबाद जो रियासत थी उसको मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये कब चलाया गया था ऑपरेशन पोलो? 1948 में। ठीक है दोस्तों, 1948 में चलाया गया था। और ये कब से कब तक चला था? 13 से 18 सितंबर 1948। ये 5-6 दिन चला था। ठीक है दोस्तों, ये 5-6 दिन चला था। ये 13 सितंबर से 18 सितंबर तक। और फिर ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत संघ में विलय करा लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर है 12वें का बी, चौधरी रहमत अली। जो पाकिस्तान शब्द है जो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, किसने कहा कि हम पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसके द्वारा हुई? तो वो दोस्तों किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रथम, भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी रियासत बिलबारी किस राज्य में स्थित थी? सबसे छोटी रियासत थी जो बिलबारी, वो किस राज्य में स्थित थी? तो दोस्तों सबसे छोटी रियासत थी बिलबारी, जो मध्य प्रदेश में स्थित थी। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही, मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैं 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैं 75 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एक बार क्लास लेके जाइए, आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आने वाले हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? दोस्तों ये आपने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। 15वें का सी, ऑप्शन नंबर सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 16। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा स्टार्ट किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट से आते हैं। गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। ठीक है दोस्तों, गांधी जी भारत आए थे 1915 में। साउथ अफ्रीका से भारत आ गए थे 1915 में हमेशा के लिए। फिर उन्होंने 1917 में उन्होंने आंदोलन किया था एक, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने। उस चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने 1915 में। गांधी जी भारत आए थे 1917 में, उन्होंने एक सत्याग्रह किया था चंपारण, और यही इनका पहला सत्याग्रह था। तो ऑप्शन नंबर 16 का ए आंसर रहेगा गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण। ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह 1917 में इन्होंने ये किसके लिए किया गया था? नील की खेती के किसानों की दुर्दशा थी, जो नील की खेती करने वाले किसानों की। और दोस्तों 9 जनवरी को गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे हमेशा के लिए। और 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन के, और इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17वां। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा की उपाधि तो हमने पढ़ ली, किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, इस 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो ऑप्शन नंबर ए। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी किस सन में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए? दोस्तों अभी ही जस्ट मैंने आपको बताया है, गांधी जी किस सन में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे? 1915 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कब? और तारीख भी आपको याद होनी चाहिए, 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ? रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। रोलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों? चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी, 20 में का बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। दोस्तों अगर आपके पेपर में 4 फरवरी भी आ जाए तो आप 4 फरवरी, और ऑप्शन में 4 फरवरी 5 फरवरी दोनों, क्योंकि बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिनमें 4 फरवरी भी दिया हुआ है और किसी किसी बुक्स में 5 फरवरी। अगर दोनों है तो आप 5 फरवरी पे टिक करना है, और 4 फरवरी दिया हुआ है तो सिर्फ 4 फरवरी है तो आप 4 फरवरी लगा सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 में का ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधीदास पैक्ट किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड गांधीदास पैक्ट टेक प्लेस? गांधीदास समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो ये सन है 1924, ऑप्शन नंबर सी 1924 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया था? अभी हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, 1919 में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है, रोलेट एक्ट दिया हुआ एक जगह पर, 1919 का अधिनियम। अगर यहाँ पर रोलेट एक्ट नहीं दिया होता तो आप 1919 का एक ये अधिनियम वाले ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा सकते थे, लेकिन जब इसने दिया हुआ है कि रोलेट एक्ट, तो आपको रोलेट एक्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपने 1919 का अधिनियम लगा दिया तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब हम बात करेंगे गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु की। तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। राजचंद्र नाम था उनका, क्या था? राजचंद्र। और हम बात करेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, अगर उनके भी गुरु आपसे कोई पूछ ले तो उनके गुरु आपको कौन बताने हैं? गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे। ठीक है दोस्तों, गोविंद रानाडे हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? यह पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने, 5th सेमेस्टर में। अगर आपने 5th सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, ये किताब दी है, किताब के राइटर का भी नाम बता दिया है यहाँ पर। अब देखिए किताब भी दी है, किताब के राइटर का भी नाम पूछ रहा है। एग्जामिनर कैसे फंसाता है आपको, यहाँ पर पूछा ये किस भाषा में लिखी गई है।
तो दोस्तों अब बहुत से लोगों को लगेगा हिंदी में, चलो कुछ लोग दिमाग लगा लें कि महात्मा गांधी गुजराती थे तो गुजराती में, पर यहाँ पे बच्चे में कन्फ्यूजन हो जाए कि हिंदी या गुजराती। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी है गुजराती। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अगर कहीं पे ये भी लिखाया जाए इंडियन होम रूल, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज दोनों एक ही नाम है, एक ही किताब के नाम है। ये इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज दोनों एक ही किताब के नाम है। ये महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजराती। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 फरवरी 1931 को किसने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मारकर खत्म कर लिया? तो दोस्तों 27 फरवरी 1931 को किसने अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 26 है। इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। इनके पास अंतिम गोली बची थी तो उन्होंने कहा फिरंगियों की गोलियों से बचने से मरने से अच्छा है खुद की गोली से मैं मर जाऊं, इसलिए इन्होंने अपने खुद की गोली मार ली और ये मर गए। अब ये जो अल्फ्रेड पार्क है इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ही रख दिया गया है। ये चंद्रशेखर, आज के समय में ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनकी 24 मार्च 1931 की डेट थी फांसी की, लेकिन इन्हें एक दिन पहले दंगा वगैरह ना हो जाए इसके कारण एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? ये बस लोगों में डर, फिरंगियों में अपना डर पैदा करने चाहते थे। इन्होंने बम ऐसे फेंका था कि किसी की मृत्यु ना हो, बिल्कुल भी कोई जनहानि ना हो, और फिर बाद में इन्होंने सरेंडर कर दिया था, खुद को पकड़वा दिया था। इन्होंने किसने भगत सिंह एवं बकेश्वर दत्त ने। आप क्वेश्चन नंबर 20 इसका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या किसने की? 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई थी, तो उसकी हत्या किसने की थी? तो दोस्तों इसकी हत्या किसी भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। और साथ में कौन थे उनके? भगत सिंह के साथ में कौन था? राजगुरु और थे। ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें राजगुरु और थे। इनके साथ कौन थे? राजगुरु। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह सही। 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की रचना है? बंदी जीवन, एक जो किताब है बंदी जीवन, वो किस क्रांतिकारी की रचना है? तो दोस्तों आपने अगर नाम सुना हो, वैसे बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा इनका नाम, सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर ए सचिंद्र सान्याल हैं जो, उनकी बंदी जीवन जो रचना है वो इन्हीं की है। फिर अगला क्वेश्चन है 31, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई? जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को। 23 मार्च को फांसी दी गई थी। किस केस में दी गई थी? लेकिन फांसी दी तो गई थी, लेकिन किस केस में, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस। किस केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? नौजवान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1926 में। कब? 1926 में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 1926। और अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी,
तो नौजवान सभा की स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा। किसके? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जरूरत, कामा गाटा मारू किसका नाम था? जो गाटा मारू नाम था ये किसका था? नाम ही बड़ा अजीब है। ये नाम था दोस्तों एक जहाज था, एक पानी का जहाज था, उसका ये नाम था कामा गाटा मारू। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौंतीसवां क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की? 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की? अब अगर एग्जामिनर फंसाएगा आपको, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं गदर पार्टी, तब मैंने आपको बताया था कि 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि 15 जुलाई 1913 को किसने की थी? सोवन सिंह भाकना ने। और वहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में कहाँ मुख्यालय था इसका? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में तब इसका मुख्यालय था। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि एग्जामिनर इसी तरीके से आपको फंसाता है कि उसने क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की। तो दोस्तों अगर इसने खुद ही दिया है कि लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर दोस्तों? इस क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस फ्रांस सही। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 35वां क्वेश्चन है, गांधी जी को दांडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे? दोस्तों दांडी यात्रा पूरी करने में गांधी जी को कितने दिन लगे थे? तो हम बात करते हैं दांडी यात्रा की। तो दांडी यात्रा कब स्टार्ट की थी गांधी जी ने? सबसे पहले तो 12 मार्च को। 12 मार्च को स्टार्ट की थी गांधी जी ने यात्रा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। 12 मार्च को ये गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट की। और कब तक चली ये यात्रा? ये यात्रा चली 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल तक। कब? 1930 में। 1930 में। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कितने दिन हो गए? 26 दिन। कितने दिन चली है? 24 दिन। कितने दिन चली है? 24 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24। गांधी जी को दांडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 24 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया दांडी यात्रा कब शुरू की। दांडी यात्रा किस लिए शुरू की थी? नमक सत्याग्रह के लिए ही शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च को 1930 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब की थी ये यात्रा? खत्म कब की थी? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को। अगले क्वेश्चन की तरफ है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया था द्वितीय में। किसमें? द्वितीय सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जिसे हम आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, आरएसएस, उसके तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? केवी हेडगेवर ने। कब की थी? 1925 में। ठीक है दोस्तों, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मोहन भागवत। ठीक है दोस्तों, मोहन भागवत।
आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। किसने की थी? के बी हेडगेवार ने। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मोहन भागवत है। दोस्तों एक क्वेश्चन से मैंने आपके 3 क्वेश्चन कवर करवा दिए। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 39 क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस विरोध के कारण लाठी चार्ज में घायल हुए थे? किस विरोध के कारण लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में घायल हुए थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन के विरोध में। जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध कर रहे थे, तब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों ये 40वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू। और ये नेहरू रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, लाला लाजपत राय। चलिए 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट। देखिए नेहरू रिपोर्ट से 1, 2, तीसरा क्वेश्चन है ये। तीसरा नेहरू रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम में पढ़कर जानी है। ज़रूर 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 पढ़ के जानी है। और आप कुछ भी नहीं पढ़े हो मेरी क्लास लेके चला जाना, आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आने वाले हो। नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है आपका, ये प्रस्तुत किसने की थी? ये प्रस्तुत की थी जे.एल. नेहरू ने। ये रिपोर्ट्स किससे संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वो सॉरी इस क्वेश्चन नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। बाई मिस्टेक हो गया मुझ पर। संवैधानिक ढांचा, ऑप्शन नंबर सी पे गलती लग गया आंसर। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक ढांचे से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए, 7। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। हेलो फ्रेंड्स, तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। साइमन कमीशन भारत कब आया? 44 क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे साइमन कमीशन। चलो पहले इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 44 का आंसर है 1928। क्या है? 1928। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। सबसे पहले इसके गठन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके गठन की। इसका गठन कब हुआ था और ये भारत कब आया? दोनों में बहुत ही अलग अलग है दोनों क्वेश्चन के आंसर। इसका गठन हुआ था 1927 में, 8 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ। 1928 में ये भारत आया था। 27 में इसका गठन हुआ था, 1928 में ये भारत आया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे आपसे कब गठन हुआ इसका, तो 1927 में इसका गठन हुआ, 1928 में भारत आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? दोस्तों ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आता है, बहुत ही ज़्यादा बार। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? वो है लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू ने की थी। पंडित नेहरू, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन में। 1929 में हुआ था ये अधिवेशन। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना, 1929 का ये अधिवेशन है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ?
गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? तो गांधी, मैंने अभी आपसे इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन बताया था आपको, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये मैंने आपको बताया था 1931 में। तो गांधी जी वहीं गए थे। उस सम्मेलन से पहले गांधी जी की बातचीत इरविन से हुई, तभी गांधी इरविन समझौता हुआ। और एक इस कब हुआ? 1931। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी को तो महात्मा कहा ही जाता था, तथा लॉर्ड इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन दोनों को दो गांधी की संज्ञा दी थी, दो महात्मा की संज्ञा। तो किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने। ठीक है दोस्तों, सरोजनी नायडू ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो दोस्तों ये कहा था, डांडी मार्च किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। तो ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर राष्ट्रीय सरकार गुप्त रूप से कार्यरत हुई? समांतर सरकार, राष्ट्रीय सरकार गुप्त रूप से कहाँ कार्यरत हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह पर। मिदनापुर के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में, उड़ीसा के तलचर में। मुख्यतः 4 जगह पे सरकार जो चली गई थी, मुख्यतः जो 4, उसमें एक बलिया का नाम और आता है, बलिया जो आपके यूपी में है, बलिया उसका नाम और आता है। ये 4 जगह हैं, मिदनापुर के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में, उड़ीसा के तलचर में और बलिया के यूपी में। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर राष्ट्रीय सरकार गुप्त रूप से ये इन चारों जगह पर मुख्य रूप से कार्यरत हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित था? 50 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित था? ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करो या मरो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अत्यंत शक्तिशाली नारा था, ये किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आप इस पेपर पे जो लगे हुए हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि किसी और का पेपर है, किसी और ने लगाए हैं। ठीक है, मैं आपको सही बताऊंगा एकदम। ऑप्शन नंबर ए इसका महात्मा गांधी सही है। ये कब दिया था उन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। कब? 1942 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? 52 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था 1940 में चालू। कब? 1940 में। दोस्तों ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में सिर्फ एक आदमी ही अनशन करता था, सत्याग्रह करता था। ये पहले से जाकर कलेक्ट्रेट में जाकर कह देते थे कि हम सत्याग्रह करेंगे, फिर उसके बाद वो स्वतः ही अपनी गिरफ्तारी दे दिया करता था जो व्यक्ति। और ये कमेटी थी जो चुनती थी कि इस बार सत्याग्रह कौन करेगा, इस बार सत्याग्रह कौन करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 54 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी मैं होल्ड पर रखता हूँ इसको, अभी इसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है। अगले क्वेश्चन में बताता हूँ इसका आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वर्ष की गई? दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वर्ष की गई? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी 1940 में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 8 अगस्त 1940 को। कब? 8 अगस्त 1940 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया?
वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति थी, उसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1942 को। कब? 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? पहले तो मैं ये आपको पूछूंगा 1942 में। कब हुआ, स्टार्ट हुआ था? 1942 में। तब इसका प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल। 57 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विंस्टन चर्चिल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर तृतीय चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? पोस्ट डेटेड पढ़ा होगा आपने, पोस्ट डेटेड ज़्यादातर आता है, उत्तर दिनांक आता है, इसमें उत्तर तिथि चेक लिखा है। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 58 का ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीधी कार्रवाई की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा इन्होंने की गई थी, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे, तब इन्होंने ये घोषणा की थी, सीधी कार्रवाई की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की थी? 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नाविक बीसी, क्वेश्चन नंबर 60, नाविक बीसी दत्त ने एक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा, इस जहाज का नाम क्या था? जो नाविक बीसी दत्त थे, उन्होंने एक जहाज पर लिखा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस जहाज का नाम क्या था? दोस्तों देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस जहाज का नाम था तलवार। क्या नाम था? तलवार। ऑप्शन नंबर बी तलवार सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसको हम पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे अच्छी तरीके से। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन नंबर सी, इसमें भारत के विभाजन का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें देसी रियासतों का अंत हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप कहीं पे भी कोई भी पेपर में क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। सबसे पहले ऑप्शन को डिलीट करना, मतलब कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, जो रह जाए उनमें से फिर लगाइए। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले डी से करते हैं। इसमें देसी रियासतों का अंत हो गया। देसी रियासतों का अंत, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद। देसी रियासतों का अंत कब हुआ था? देश के आज़ाद होने के बाद। लेकिन ये बात क्या कर रहे हैं? 1935 की। देश के आज़ाद होने से 12-14 साल पहले की बात कर रहे हैं, 12 साल पहले की बात कर रहे हैं ये। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो ऑप्शन नंबर डी तो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं हम। इसमें भारत के विभाजन का वर्णन है। भारत का विभाजन हुआ है दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ है तब। तो दोस्तों ये अधिनियम है 1935 का, तो ये वाला ऑप्शन भी होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें भारत को स्वतंत्रता मिली। इससे भारत को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों अगर ये अधिनियम 1935 से, अगर इससे भारत को स्वतंत्रता मिलती तो ये 1935 में भारत स्वतंत्र हो जाता, 1947 में क्यों होता? तो दोस्तों ये वाला भी नहीं है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। 1935 जो भारत सरकार का अधिनियम है दोस्तों, ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो एज इट इज संविधान में यूं ही की यूं ही रख दी गई हैं दोस्तों इस अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 61 का ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, ये वाला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है दोस्तों,
और इनके बाद कौन बना था? इनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद। ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इससे क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 क्वेश्चन। 1946 में सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र था। जहाँ पर मतलब ये कह रहा है कि सांप्रदायिक दंगे 1940 में सबसे अधिक कहाँ होते थे? सांप्रदायिक दंगों का केंद्र क्या था? कहाँ से वो दंगे केंद्रित होते थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ पर? 65 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। कहाँ पर? पंजाब में। सबसे ज़्यादा दंगे 1940 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ पर थे? पंजाब में, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, मुस्लिम और सिख। तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के अगर वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीमा पर था वो, इसलिए पंजाब, इसलिए सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? 66। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी बहुत से लोगों के मुँह से कि नेताजी हिटलर से मिलने गए थे तो उसने उन्हें नेताजी कहकर बुलाया था। दोस्तों ये लोगों द्वारा बनाई गई कहानी है, इतिहास में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं करना है। देखिए इसमें ऑप्शन में भी कहीं पर भी हिटलर नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो जर्मनी में जो भारतीय थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। इसका 67 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्या? जर्मनी के भारतीयों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, और कटक दोस्तों किस राज्य में? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? 69 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और नेताजी किसने कहा था? जर्मनी के भारतीयों ने। आपको याद रखना है, किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं करना है कि हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जर्मनी के भारतीयों ने कहा था, और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अभी हम पढ़ के आए हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा जो अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71। आज़ाद हिंद का फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली, रंगून, टोक्यो, बर्लिन। तो ऑप्शन में इसमें बी रंगून आएगा। तो दोस्तों इसका मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में था। कहाँ पर था? रंगून और सिंगापुर में। अगर यहाँ पे सिंगापुर होता ऑप्शन में तो हम सिंगापुर भी लगा सकते थे। दोनों ऑप्शन में देगा नहीं वैसे, और दोनों में से किसी एक में लगा दोगे आप तो रंगून को ज़्यादा प्रेफर करना। और पहली बात दोनों देगा नहीं, किसी भी लगा दोगे तो वो भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका रंगून सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72। आज़ाद हिंद फौज में महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। आज़ाद हिंद फौज में महिला ब्रिगेड का नाम झांसी की रानी था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब भारत की स्वतंत्रता हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? 73 क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के वायसराय माउंटबेटन थे।
अगला क्वेश्चन है 74, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था ब्रिटिश संसद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? 74 बी 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित कर दिया गया था कि भारत देश को वो आज़ाद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 75। लॉर्ड बेबेल द्वारा बेबेल योजना की घोषणा किस तिथि को हुई गई? अंतिम क्वेश्चन है 75। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताओगे मुझे। लॉर्ड बेबेल द्वारा बेबेल योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों कमेंट करके बताना कैसी क्लास लगी। और अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो आप बताइए किस एग्ज़ाम के लिए मैं क्लास लेके आऊँ, किस सब्जेक्ट की क्लास लेके आऊँ और मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, अगर आपने एक क्लास पूरी ली है तो आप 80% से ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही टफ आ जाए पेपर तब बता रहा हूँ 80% से ज़्यादा पेपर करो, वरना तुम आप फुल करके आने वाले हो, मुझे भरोसा है। इतना बेहतरीन पेपर है ये। यही पेपर में बहुत से क्वेश्चन आपको एज इट इज़ यही दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।